हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे और 12 अगस्त 2023 का आज का न्यूज़पेपर है। और आज के न्यूज़पेपर की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के न्यूज़पेपर में देर आर वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच हैव केम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाइना का पोजीशन ऑन वासुदेव कुटुंबकम, और रशिया का मिशन हो लियोना 25, or the P. Chidambaram's or the Subramaniam Swamy's critique of the India's current economic policy, या फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मूव हो टू स्टार्ट वर्किंग फॉर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। प्लस देयर इज a more important topic which is about the criminal justice system of India। तो अगर आप देखो तो पहली न्यूज हमारे पास आई थी दैट देर आर 3 more बिल्स जो कल की डेट में इंट्रोड्यूस की है मिस्टर अमित शाह ने। और इन बिल से अभी अगर आप देखो तो द इंडियन पेनल पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तीनों को अमेंड किया जाएगा। ठीक है। एंड दिस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 will be replaced by a new act which will be known as भारतीय साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य। नाउ द थिंग इज कि इस न्यूज को कवर करने से पहले, बिकॉज ये न्यूज यहाँ पे भी है तो पेज नंबर 8 पे भी होगा इसका कंटिन्यूएशन। अगर आप देखो तो पेज नंबर 8 पे भी इसका कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, जो कि है पेज नंबर 12 पे, सॉरी। ठीक है, पेज नंबर 12 पे। और इस न्यूज के बारे में यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा गया है, व्हेन दिस न्यूज इज बीइंग लिंक्ड टू यूएपीए एंड मकोका। तो इस न्यूज को हम पढ़ने से पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल गो अ बिट बैकवर्ड, और हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि इसके साथ साथ इस न्यूज का जो बैकग्राउंड था वो क्या है। ठीक है, एक्चुअली द बैकग्राउंड विल बी अबाउट रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया बना कब, कैसे बना, क्या क्या कोड्स आते हैं इसमें। और इसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो इसमें 3 कोड्स हैं हमारे पास: इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी, दैट इज कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हुआ क्या, अभी लास्ट ईयर की बात है, दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स asked for suggestions from all the stakeholders, from multiple stakeholders, जिसमें गवर्नर, बहुत स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स were asked to provide their viewpoints on reforming the Indian criminal justice system. Or earlier also we have received recommendations from 111th, 128th and 146th parliamentary standing committees। इन्होंने हमें रिकमेंडेशन दिया था टू द गवर्नमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कंट्री का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, या ये जो 3 कोड्स हैं, ये बने कब और कैसे कोडिफिकेशन हुआ इनका। तो स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट इज कोडिफिकेशन वाज डन बाय whom, ब्रिटिशर्स। कोडिफिकेशन किसने किया, ब्रिटिश ने किया, ब्रिटिश रूल में। और अगर ये तब जाके तब कोडिफाई हुआ था तो इसका मतलब क्या है, तब से आज तक 21st सेंचुरी, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, नाउ हार्डली दीज रूल्स आर वैलिड बिकॉज सिनारियो हैज चेंज्ड, सोसाइटी हैज चेंज्ड। पुलिस स्टेट से हम कन्वर्ट हो गए वेलफेयर स्टेट में, अभी हम काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे। तब जो स्टेट काम कर रहा था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म, दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कोडिफिकेशन में सबसे जो प्राइम रोल था दैट वाज लॉर्ड, प्रीलिम्स का पॉइंट है याद रखना, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेवली। ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन।
of criminal laws in India. Then criminal laws in India particularly are governed by 3 acts जो हमने बोले, IPC, CRPC and Evidence Act. And these criminal justice system, these criminal laws or these 3 laws establish the relation between state and citizens of the state. ठीक है, तो अब तो जितना भी मैंने बोला दैट दिस इज ऑब्सोलीट इन नेचर, अगर आप इसका स्टेट देखो दैट द नेचर ऑफ द स्टेट हैज चेंज्ड एट ऑल, तो नाउ देयर केम दिस नीड ऑफ रिफॉर्म्स, है ना। तो क्यों है नीड इनके रिफॉर्म्स की? फर्स्ट थिंग विल बी दैट दीज आर colonial instruments based on British jurisprudence. देखो, जब भी मैं आंसर राइटिंग के सेशंस लेता हूं, जब भी मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाता हूं in the classroom, in our regular batches, in our foundation batches, so I do ask everyone to incorporate such kind of language, for example colonial instrument or British jurisprudence. क्यों करना है ऐसा? बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना जरूरी है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर लिखना जरूरी है, वरना आपका आंसर वेग होगा और वेग आंसर में मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, प्लस देयर इज इनइफेक्टिवनेस एंड डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस, बिकॉज उस टाइम पे जो था प्रॉब्लम्स ये थी कि दे वेर इन अ हरी टू रूल, नॉट इन अ हरी टू डेमोक्रेटाइज, है ना। तो the purpose of the criminal justice system was to protect the rights of the innocents and punish the guilty, but actual में these rules have become now instruments of harassment due to misuse, है ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी प्रोवाइड करता है हमें ये प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड through simple majority or through special majority under Article 368. So why can't we amend those laws which are there since the times of British, है ना। तो जो हमारा ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस, पहले इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में बोला गया था 3.5 करोड़ केसेस, बट करंटली देयर आर मोर देन 4 करोड़ केसेस, हाँ, विच आर पेंडिंग देयर, है ना। तो देयर आर अंडर ट्रायल्स जिनको अभी कन्विक्शन हुआ नहीं है, दीज अंडर ट्रायल्स आर मोर देन 65%, है ना। जो टोटल अभी प्रिजन में लोग हैं उसमें से 65%, मोर देन 65% आर देयर who are under trials according to the NCRB data. Plus the investigation provides huge scope for police, है ना, and due to which investigation under these laws they have been used as a tool for corruption. Plus workload and accountability of police is also a major hurdle when we talk about the speedy and transparent delivery of justice. तो इस सब में देयर केम सम कमिटीज। तो सबसे पहली कमिटी थी माधव मेनन कमेटी, एंड दिस माधव मेनन कमेटी इट रेकमेंडेड दैट 2007 की कमेटी है, 2007 में इसने रिपोर्ट पेश किया था, सजेस्टेड रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया का रिफॉर्म, हाँ, ठीक है। दूसरी कमेटी इसके बाद आई विच वाज नोन एज मल्लिमथ कमेटी। मल्लिमथ कमेटी 2003 की है, इससे पहले इसका रिपोर्ट आ गया था मल्लिमथ कमेटी का। दिस टू recommended reformation of criminal justice system of India, and it said that the existing system is
weighed in favor of the accused and did not adequately focus on the justice of victims of crime. ठीक है, existing system is not adequately focused on justice of victim. ठीक है, तो this committee also provided recommendations for the reform of CJSI. So now what should be the framework of reforms? और जबकि अगर हमने देखा अभी that सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन सम लॉज, ठीक है, 3 नई बिल्स आई है, नई बिल्स जो आई है आज, इट्स नॉट आर ड्यूटी to analyze or to just pass comments about these bills. हमने वो सब नहीं करना है, रादर हमें क्या करना है, we will wait for whom, we will wait for the people who are legal experts. और वो जो लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, कल इस चीज पे एडिटोरियल आएगा, उस एडिटोरियल में वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि क्या क्या चेंजेस लाए हैं, जो लोग हैं, जो बिल्स हैं पब्लिक फोरम में आएंगी, पब्लिक डिस्कशन में आएंगी, इनका स्टडी होगा, पीआरएस का स्टडी आएगा, ठीक है। तो आपको इतना उतना डिटेल बिल उठा कर पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, और उधर इधर इधर उधर रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। और रिसर्च किए बगैर आप क्या करना है, हमें 1-2 दिन या अगला एक हफ्ता इन बिल्स पे, या जितनी भी बिल्स इस मॉनसून सेशन में आई है, हर एक बिल पे ना एडिटोरियल आएंगे। जैसे हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पे बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़े, उन एडिटोरियल से हमने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, उन सब पॉइंट्स को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया और हमारा आंसर रेडी है, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी वर्क, ठीक है, दैट इज द स्मार्टेस्ट वे, बिकॉज न्यूज़पेपर हमें वैसे भी पढ़ना ही होता है और ऐसे भी पढ़ना ही होता है। तो हम रिसर्च में टाइम ना लगा के हम ये कर ले, दैट वी वेट फॉर इट एंड वी सी दैट what are the provisions and what are the critiques of these bills. So now what we will do is we will simply move forward and we will check what are the key provisions जो इस न्यूज में आए हैं इन दो बिल्स को लेके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है दैट इन बिल्स के द्वारा there will be some changes in sexual intercourse by a man with his own wife if the wife is not if the wife not being under 18 years of age is not a rape, ठीक है। 18 साल से ऊपर का जो लास्ट टाइम भी वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग की मैरिटल रेप, ठीक है, प्लस सेडिशन, जो वर्ड सेडिशन पे बहुत सारे सेडिशन से लिंक्ड हमारा यूएपीए आएगा, है ना, ठीक है। और सेडिशन के साथ बहुत सारी चीजें और भी आ जाएंगी, यूएपीए, मकोका, है ना, टेररिज्म, एंड is this bills for the first time are defining terrorism and offenses such as separatism, armed rebellion against the government, challenges to the sovereignty of India or the sovereignty of country. The bills also propose 313 amendments, है ना। तो 313 अमेंडमेंट्स हमें पढ़ने नहीं है, कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट कर रहा है, दैट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, एज द होम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड दैट दिस बिल शुड बी रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, these bills should be referred to them. Then the minister also introduced the भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय, तीनों बिल्स के नाम है यहाँ पे, ठीक है, बिल्स के नाम याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे इन बिल्स में और क्या क्या प्रोविजंस है। पेज नंबर 8 पे दिए हुए हैं थोड़े से और प्रोविजंस, पेज नंबर 12 पे, सॉरी, यूजुअली पेज नंबर 8 पे होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, जहां पे भी हो वी विल फाइंड इट आउट, दैट्स आवर वर्क। सेंटर टू ओवरऑल ब्रिटिश एरा लॉज, तो स्पीडी जस्टिस एंड creating a legal system that addresses temporary needs of the people, requested that the bills should be sent to parliamentary standing committee, as I said. और इन बिल्स के द्वारा, as the minister has claimed that we will nab those criminals, जो the criminals who are absconding, जो भागे हुए क्रिमिनल्स है जैसे दाऊद इब्राहिम, वैसे क्रिमिनल्स को हम पकड़ लेंगे। प्लस इन केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, देयर शुड बी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, marrying or making sexual relations with a woman by deception, गलत नाम पता एड्रेस बता के अगर आपने किसी बी वुमन को ऐसे लाइक यू जस्ट डिसीव्ड एनी वुमन,
and you just use them by changing your credentials, so that will be a separate crime. Plus there is maximum limit of 180 days which has been fixed to file a charge sheet. ठीक है, तो चार्ज शीट फाइल करने के लिए 180 दिन का टाइम दिया गया है, और जिसमें 90 डेज 90 days and another 90 days can be guaranteed by the court and another 90 days can be granted by the court, ठीक है, in such circumstances. उसके बाद there should be videography of search and seizure. वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं पे कोई भी छापा पड़ता है, कहीं पे कोई सर्च वारंट होता है पुलिस के पास या ईडी या सीबीआई, तो उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए। तो सच आर द एक्ट्स, मतलब सच आर द रिकमेंडेशंस और सच आर द अमेंडमेंट्स थ्रू दीज न्यू प्रोविजंस। तो हमने इनका अभी नोट नहीं बनाना है, ठीक है, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द 3 बिल्स, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट 3 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड नाउ दे आर रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। हमें आईपीसी, सीआरपीसी और ये एविडेंस एक्ट तीनों को रिवाइज करना चाहिए ठीक से, जितना हमें उनके भी सेक्शंस नहीं रिवाइज करने हैं, बस इतना रिवाइज करना है दैट किस कमेटी ने बोला था रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्म्स क्यों लाने हैं, किस किस कमेटी ने बोला है रिफॉर्म्स के लिए, और उसके बाद अभी करंट स्टेटस क्या है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का टोटल, ठीक है। सो दिस न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल हैव नो बियरिंग ऑन यूएपीए एंड मकोका। तो द interlinkage between new criminal law and UAPA, because the major change which has been introduced is zero FIR. और zero FIR क्या होता है? Zero FIR is an FIR registered by any police person, any police station, irrespective of the judiciary jurisdiction. Any police station can register FIR irrespective of jurisdiction. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो FIR, ठीक है। और ये FIR बस उस केस के लिए होगा विच इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो देन दिस FIR में जो जीरो FIR होता है इसका पर्टिकुलरली देयर इज नो रेगुलर FIR नंबर जो इसको दिया जाता है, ठीक है। रादर जब भी ऐसा कोई कंप्लेंट आता है, ये जो जीरो FIR है ये रेफर किया जाता है उस पुलिस स्टेशन को जिसका जुरिस्डिक्शन होता है, एंड एट देयर उस पुलिस स्टेशन में देयर इज अ फ्रेश FIR विच इज बीइंग रजिस्टर्ड, और उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, दैट इज जीरो FIR, ठीक है। प्लस इन एक्ट्स के द्वारा, इन बिल्स के द्वारा देयर विल बी न्यू प्रोविजंस फॉर मॉब लिंचिंग, ठीक है। मॉब लिंचिंग को ऐसा एक क्राइम बनाया गया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले ही Supreme Court asked central government and state governments that what is the progress on the law about mob lynching, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी अबाउट टैकलिंग एंड हाउ टू टैकल मॉब लिंचिंग एंड व्हाट इज मॉब लिंचिंग, और उस टाइम पे भी देयर केम दिस 7 पॉइंट गाइडलाइंस, और 7 पॉइंट जो ब्रॉड वर्डिक्ट था उसमें से 7 पॉइंट्स थे दैट आपको एक नोडल ऑफिसर बिठाना पड़ेगा जो SP रैंक का हो, स्टेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या होगी, अगर किसी ने ड्यूटी फुलफिल नहीं की तो क्या होगा, मॉब का एक्ट क्या होगा, FIR कैसे बनेगा। तो दैट वेर द सम ब्रॉड गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने तब दी थी, और तब से आज तक कोई लॉ नहीं बना था। तो नाउ द लॉ इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस विच वॉज आस्क्ड रिसेंटली बाय सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, ठीक है, कि आप हमें इसका प्रोसेस बताओ। तो लेट्स जस्ट वेट 2-3 डेज, ठीक है। अगले 2-3 दिन में कल से एडिटोरियल्स आना शुरू होंगे, और फिर हम एडिटोरियल्स के द्वारा इसका एनालिसिस करेंगे दैट व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द बिल। और कल के न्यूज़पेपर में वी विल आल्सो डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द बिल, बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ब्रॉड प्रोविजंस ओनली, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोविजंस करेंगे, बट हाँ पर्टिकुलरली ओनली फॉर दिस थिंग दैट आईपीसी में क्या क्या चेंजेस आएंगी और सीआरपीसी में क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्योंकि सेक्शन 302 है ना, अब स्नैचिंग हो चुका है, ठीक है, स्नैचिंग के केस पर लगेगा 302, चेंजेस हो गई है
मॉब लिंचिंग में अब डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 7 years की जेल भी हो सकती है। तो देर आर मल्टीपल प्रोविजंस, ठीक है। ऑल टुगेदर अ लॉयर्स पैराडाइज, है ना। तो नाउ द थिंग इज कि व्हाट वी नीड टू डू इज फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव, हमें बस इतना देखना है दैट व्हाट आर द ब्रॉड चेंजेस, ठीक है, जो इस बिल ने लाई है। तो दोज ब्रॉड चेंजेस विल बी देयर इन टुमारोज न्यूज़पेपर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी रिसर्च करने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। तो लेट सम पीपल डू सम रिसर्च, हम वहां से उठा लेंगे अपने पॉइंट्स, दैट इज द स्मार्टेस्ट वे टू डू थिंग्स। देन Luna 25 इज अ मिशन बाय रशिया, ठीक है। रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमॉस हैज सेड दैट Indian Chandrayaan 3 and Luna 25 will land on moon on the same date. However, there were some apprehensions कि यार सेम डेट पे लैंड करेंगे तो क्या पता वहां पे जगह हो या नहीं हो लैंड करने की। ऐसा कुछ नहीं है, लैंड करने की बहुत जगह है। चांद इतना भी छोटा नहीं है जितना दिखता है। And there are no such things that the landing or there will be any kind of interference between the two satellites, ठीक है, between the two missions। और सेम डेट पे ये लैंड करेंगे, दैट इज August 23। तो लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर इट ईगरली दैट इंडिया को चंद्रयान 3 में बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन मिले। एंड हमने रिसेंटली देखा भी था दैट चंद्रयान 3 से जो फोटोज आई थी, रियली ब्यूटीफुल अबाउट द मून, ठीक है। देन दी एडिटोरियल सेक्शन में जो लीड एडिटोरियल आया था, दिस लीड एडिटोरियल इज ऑल अबाउट दी, जो हमने कल डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द बुलडोजर जस्टिस, है ना। दैट देयर इज अ पैटर्न। तो सीनियर एडवोकेट फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट and he too highlights here that the problem with the riots which has and the pattern of the post riots, और जिसको कल ऑथर ने फ्रंटियर जस्टिस भी बोला था। तो द थिंग इज कि एक्चुअली दी ऑथर हियर हाइलाइट्स दैट व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि जब भी कहीं पे राइट्स होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दिस बुलडोजर जस्टिस, दैट जितने भी लोग हैं उनको जितने भी लोगों ने राइट्स में पार्ट लिया होता है, तो बुलडोजर्स इन उत्तर प्रदेश एंड ऑल ऑफ सच थिंग्स, ठीक है। तो नॉट दैट एक्चुअली particularly relevant to our syllabus, ठीक है। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए यू कैन रीड इट, मतलब फॉर द अम्यूजमेंट, बट नॉट particularly related to our syllabus, ठीक है, because that much of that sort of criticism is not like needed in the exam, ठीक है। And this economic policy, India's need, India needs a new economic policy. Do we actually need a new economic policy? तो अगर आप जानते हो सुब्रमण्यम स्वामी, he is known for his criticism of government, ठीक है। And he highlights here that what we need is that policy based on clear objectives, priorities, have a strategy to achieve targets and spell out an intelligent and transparent resource mobilization plan, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, that what is it about the objectives and aims and targets of an economic policy कैसी होनी चाहिए। बट अगर आप इनका क्रिटिसिज्म देखो या इनके स्टेप्स देखो जो ये बोल रहे हैं, तो ऐसे स्टेप्स मैं तो लाइक पर्सनल लेवल पे ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे स्टेप्स ना लिखे जाए, इतना ज्यादा सीवियर क्रिटिसिज्म ना लिखा जाए, बिकॉज ही इज हेयर कंपेयरिंग दी स्टैटिस्टिक्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स विच ही कंपेयर्ड वाज फ्रॉम द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5%, विच वाज देयर। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज वेरी स्लो ग्रोथ रेट, और इसीलिए इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया था। पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में ये था, फ्रीडम के बाद ही, ठीक है। और इसके बाद ही स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पोस्ट 2014 से लेके 2000 अभी तक, 2014, 2019, अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो ही सेज दैट द हिंदू ग्रोथ रेट विच वाज देयर एट दैट टाइम इज समथिंग विच वी आर स्टक इन नाउ। चूंकि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के टाइम पे जीडीपी ग्रोथ रेट छोड़ लाइक रिकवरी एंड 15 year पीरियड के लिए 6 to 8% was the growth rate. However, अगर आप अभी देखो तो there are claims by the Prime Minister Narendra Modi that we will be achieving soon 5 trillion economy and 10 trillion economy by 2030, which seems to be a far more dream. So what is alarming according to Dr. Subramaniam Swamy is that
the serious continuous decline in GDP growth rate which began in 2016 and till now it's continuing. ठीक है, and there is no policy structuring as we talk about the government. क्योंकि अगर हमें ये चाहिए which we are talking about that is the 5 trillion economy, तो हमारा एटलीस्ट ग्रोथ रेट 15% का होना चाहिए, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो व्हाट स्टेप्स ही सजेस्ट इज, पहले तो पर्सनल इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो, जीएसटी को स्क्रैप कर दो, देन इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर्स एंड अर्नर्स, प्लस print the money, liberal printing of the money, and give this money to public works, public expenditure को बढ़ाओ, और सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी सेविंग्स हो उस पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो 9%, एंड जितने भी आप लोन्स दे रहे हो उन लोन्स को डिक्रीज करो इंटरेस्ट रेट 6%। ठीक है, तो सच आर द स्टेप्स विच आर वेरी 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 मच, मतलब अगर ये स्टेप्स लिए जाए तो पूरा इकोनॉमी जो है उथल पुथल कर जाएगा। ठीक है, पूरा इकोनॉमी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो मोदीनॉमिक्स इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एंड gigantic flop as he criticizes the economic policies of Modi government. ठीक है, that it's totally a flop, which in real sense we can say that yes, there are lacunas, there are problems in the economic policy which has been adopted, but अगर आप देखो तो अभी लास्ट 2 years से है ना, जीएसटी का रेवेन्यू is increasing and it is showing the trends of buoyancy. ठीक है, तो टैक्स buoyancy is about to be achieved, है ना, 2 साल से टैक्स buoyancy आ रही है, तो why to scrap this law, है ना। तो सच आर द थिंग्स जो हमें थोड़ा बहुत अवॉइड करनी चाहिए, इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, जीएसटी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जीएसटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, दैट इज ऑल टुगेदर फाइन, which is acceptable and which we can write in our exams also, but इतने हाई लेवल के क्रिटिसिज्म को आप अपने पेपर में ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। The market system is not at all free, है ना, he says that market system is not at all free, तो जो हमारा शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, that is not at all free. Then economic market based system should be there, which should come in, as the China also had this totalitarian regime, तो but it later shifted to economic market based system. ठीक है, moving further, the democratic institutions have to be empowered to guard public disorder and guard against the public disorder arising from the rapid deregulation as it happened in post Russia, the Russia post 1991. अभी देखो आप ये लाइक अपने ही रिफॉर्म्स पे ये बोल रहे हैं दैट जो रिफॉर्म्स हम सजेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस रिफॉर्म से देयर विल बी पब्लिक डिसऑर्डर, एंड उस टाइम पे वी शुड हैव दिस पावर गिवन टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट पब्लिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो देन देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड द डीरेगुलेशन एंड सेल ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स with increasing employment through affirmative actions and easy access to social security. These are the measures, और ये जो लाइन है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे हुए कंसाइज वे में, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, दैट्स इट। ठीक है, प्लस दिस क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द कॉम्पिटिटिव सिस्टम, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल। ठीक है, ऐसा एक लाइन मतलब थोड़ा कोजी सा या थोड़ा लाइक ब्यूटिफुली क्राफ्टेड वर्ड्स आपके आंसर के लिए। ठीक है, ये वाला लैंग्वेज आप अडॉप्ट कर सकते हो, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस इज देयर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल। हाँ, आप इसको पढ़ो, आप अपनी समझ बढ़ाओ दैट हाउ फार कैन वी गो इन क्रिटिसिज्म, बट हेयर इन न्यूज़पेपर, नॉट इन आंसर शीट। ठीक है, फिर तो आप न्यूज़पेपर ही लिखते रहना। दिस न्यूज इज अबाउट सुसाइडल रेट। ठीक है, और दिस एडिटोरियल इज अबाउट सुसाइड। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जब भी ऐसा एडिटोरियल आता है, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड रिपोर्ट बोलते हैं, स्पॉटलाइट बोलते हैं, ग्राउंड जीरो बोलते हैं, हमेशा आई रिकमेंड यू दैट यू शुड गो थ्रू दिस आर्टिकल। आपको इस एडिटोरियल में से एक केस स्टडी मिल जाएगा, ठीक है, अबाउट सम पर्सन suffering through some problem and then how he solved that problem. What else can we do to solve such problems at national level?
ठीक है। व्हाट, और इसमें भी वही है, उड़ीसा की कहानी है। एंड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल लोड, मेंटल हेल्थ एंड ग्रेजुएट्स एंड आईआईटियंस, उन सब की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सुसाइडल रेट क्यों है, कॉलेजेस में प्रेशर कितना है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो दिस केस स्टडी विल हेल्प यू। ये आप पढ़ सकते हो अपने आप से। दिस इज काइंड ऑफ लाइक आपके लिए थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, प्लस आपको एक केस स्टडी मिल जाएगी एथिक्स के पेपर के लिए। पार्लियामेंट paves way for 28% GST on online gaming. ऑलरेडी हम ये न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट ऑनलाइन गेमिंग एंड व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग। तो 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी अभी जुलाई 2023 में, ठीक है, पिछले महीने। तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था और उसमें ये डिसाइड किया गया दैट 28% विल बी टैक्स्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग। अब ये 28% कैसे लगेगा और किस चीज पे लगेगा ये पहले समझना है, ठीक है। और जितना भी ये टैक्स लगेगा ये कैसे लगता है इस चीज को समझना है, ठीक है। एक तो इनको 28% देना पड़ेगा किसका, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी करंटली ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट आर लेविंग 18%, है ना। तो अभी क्या हुआ है, 28% का डिडक्शन है ऑन एंट्री फी। एंट्री फी पे लगेगा 28%, है ना। प्लस जितना भी ये जो है, जितना भी इसका विनिंग्स होगा, ठीक है, उस पे लगेगा 30% का टीडीएस, ठीक है। तो द टैक्सेशन अमाउंट वुड बी इंक्रीज्ड टू 28%, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना। तो टीडीएस भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा दोनों पे। अब प्रॉब्लम क्या है, तो हमें ये समझना है व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एंड हाउ द टैक्सेशन विल वर्क, एज वी सेड। तो ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है, ऑनलाइन गेमिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाईलाइट्स और outlines or defines that a game offered on internet accessible through a computer resource or an intermediary is online gaming. So the thing is that this is a real money online game and you need to deposit your cash into it, you need to deposit your money into it. However, there are online gaming platforms like fantasy platforms, e-sports और स्किल बेस्ड, जैसे आप ऑप्शंस में करते हो, ट्रेडिंग करते हो, या कुछ ऐसे रमी जिसमें आपको स्किल की जरूरत है कि आपको आता है खेलना या नहीं आता है, लाइक ताश का गेम होता है, ऑनलाइन गेम्स होती है बहुत सारी, ठीक है। तो कार्ड बेस्ड गेम्स आर आल्सो देयर सच एज पोकर एंड रमी, these will be also included into the tax bracket of 28%. However, India's gaming industry is expected to rise to $5 billion by 2025 at a compounded annual growth rate of 28 to 30%, ठीक है। So the real money gaming segment, which generates over 10,000 crore in 2022, will be now taxed as 28% bracket लगेगा इस पे 28% का। So now how will this taxation system work? As I said that अगर पहले हमारे पास कोई बंदा था जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू जिसका आता था 100 रुपए, है ना, तो टोटल उसका फीस लगता था 100 रुपए का, प्लस उसका गेमिंग रेवेन्यू आया 20%, 20 रुपीज का, ठीक है। तो करंटली अगर आप देखो तो इस पे क्या लगता था, 18% लगता था टोटल, इसका 18% लगता था टोटल ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू का,
18% लगता था जीएसटी, ठीक है। प्लस द ऑपरेटर जो है इसको भी देना पड़ता था 3.6%। तो इसको 18% देना पड़ेगा किसका, 20% का। 20% का इसको देना पड़ेगा कितना, जीएसटी 18%। तो एंट्री फीस इसकी 100 रुपए थी, 20 रुपए इसने जीते, और जितना इसका रेवेन्यू आया और उतना ये उस पर जीएसटी लगा के दे गया। प्लस इसको 30% देना पड़ेगा, टीडीएस भी कटेगा इसका, टीडीएस 30% यहाँ पे। हाउएवर 28% लगने के बाद इसको अब एंट्री फीस जो इसका 100 रुपए था इस पे देना पड़ेगा 28%, ठीक है, विच इज 28 रुपीज, ठीक है। और ये इसको पेमेंट करना पड़ेगा पहले ही। डन, दैट्स इट। सो हाउ विल इट इम्पैक्ट, बिकॉज अगर आप देखो तो गेमर को अभी 28 रुपीज देना पड़ेगा जीएसटी, 30% इसका टीडीएस कटेगा, एंड दिस कुड लीड द प्लेयर विद लेस अमाउंट ऑफ मनी, और थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ऑनलाइन गेमिंग। प्लस दिस ऑल्सो विल लीड दैट प्लेयर सीकिंग आउट ऑफशोर और इलेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अगर ये ऑफशोर या इलेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स पे चला गया जहां पे जीएसटी नहीं लग रहा है, जो ऑफलाइन काम करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, स्टेट का जो रेवेन्यू आ रहा था जीएसटी लगाने के बाद वो नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो इस एक्ट के बाद होगी। तो अगर आप यूएसए में देखो, है ना, तो एक फ्लैट टैक्स रेट है जो ऑनलाइन गेमिंग पे लगती है, विच इज ऑफ 10%, ठीक है। However, 30% tax is imposed on winnings through online games, 30% on winnings, ठीक है। 10% लगता है टोटल, ठीक है। जितना भी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं वो लोग, कोई भी इंसान, जैसे हमारा एंट्री फी हो गया, ऑनलाइन गेमिंग जो भी करता है तो 10% लगता है, बट जितना भी वो जीतता है उस पर 30% लगेगा, ठीक है। वैसे ही यूके में टैक्स स्लैब है 15% से लेके 50% तक का, ठीक है। तो 15% तब लगेगा अगर आपका जो टोटल अर्निंग है $3.5 मिलियन का है। 50% लगेगा जब आपका अर्निंग 17.8 मिलियन का है, ठीक है। 3.5% लगेगा, ओके, ठीक है। $3.5, 15%, $17.8 मिलियन, 50%, ठीक है। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन का अगर आप देखो, वहां पे भी एक टैक्स रेट है 15 to 20% का, है ना। तो ऑलमोस्ट, है ना, इंडिया जो है अभी थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग को, विच लाइक हैज टू बी देयर, बिकॉज अभी हमारे पास उतना लाइक ऑनलाइन लिटरेसी नहीं है, बिकॉज हमने देखा अभी रिसेंटली देयर वर मल्टीपल फ्रॉड्स व्हेन इट कम्स टू दी ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन सेक्टर। फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर इससे प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। दैट इज कि जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है उसका यहाँ पे पैसा फंस जाता है। कमिंग टू द टर्म वासुदेव कुटुंबकम, देखो चाइना को हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम निकाल के ही लाता है। अब बोल रहा है कि G20 का जो लोगो है हमारा, उस पर आप संस्कृत में वासुदेव कुटुंबकम क्यों लिखते हो, क्योंकि यूएन की जो लैंग्वेजेस है उसमें संस्कृत तो है नहीं, ठीक है। तो G20 में ओनली इंग्लिश, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी वहां पे संस्कृत भी आ जाएगी, फ्रेंच, फिर चाइना को बताएंगे हम, स्पेनिश, कि संस्कृत भी आ गई और हिंदी भी आ गई, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश आर द ओनली लैंग्वेजेस जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है G20 की। और चाइना ने बोला अभी क्या, कि आप वासुदेव कुटुंबकम, इंडिया का जो ऑफिशियल या इंग्लिश वर्जन है इस चीज का, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वो आप लिखो, बट ये संस्कृत वाला जो है आप मत लिखो, ठीक है। तो अर्लियर ऑल्सो जब एक मीटिंग हुआ था, एनर्जी ट्रांसमिशन मिनिस्टर्स मीटिंग जुलाई में, तो उस टाइम पे भी दी संस्कृत फ्रेज वाज ओमिटेड आउट ऑफ दिस लोगो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ऐसा। बट ये वासुदेव कुटुंबकम जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है महा उपनिषद से। और इस वर्ड का सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है, दैट इज दिस वर्ल्ड वर्ड वासुदेव कुटुंबकम मीन्स व्हाट? द वर्ल्ड इज फैमिली। द वर्ल्ड इज फैमिली। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो डॉक्ट्रिन है ना नैम का, ठीक है, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। ठीक है। तो इंडिया एक्चुअली sought this thing that the core philosophy of Indianness, the spiritualism behind the Indian foreign policy is that the whole world is a family and we are a part of this family. Or that is where we stand with the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. और यही चीज है, यही वासुदेव कुटुंबकम हम अपने आईपीआर राइट्स में भी चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, दैट वी शुड नॉट मोनोपोलाइज द नॉलेज, वी शुड बी ओपन फॉर शेयरिंग द नॉलेज, है ना। और मोनोपोलाइजेशन या प्रॉफिटेरिंग नहीं होना चाहिए आउट ऑफ नॉलेज। और यही चीज है जिसने हमें पुश किया किस चीज के लिए? वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए। ठीक है, और यही चीज है जिससे हम इंटरनेशनल एड, चाहे वो नेपाल की हो, है ना, चाहे वो डिजास्टर आया हो किसी कंट्री में, चाहे वो फ्लड आए हो इंडोनेशिया में, चाहे वो अर्थक्वेक आया हो, या चाहे वो टर्की का अभी रिसेंटली वो वहां पे इंसिडेंट हुआ हो। ठीक है, जहां कहीं पे भी इंडिया को लगता है तो वी जस्ट गो देयर विद आर एड, विद आर इवन वी हैव रिसोर्सेज और नॉट, वी गो एंड हेल्प दैट मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट contributor टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, तो ये है इस वर्ड का मतलब, और ये है इस वर्ड की प्रैक्टिकलिटी इंडियन टर्म्स में। ठीक है, तो इतने आर्ग्यूमेंट्स आपके पास आ गए, मेंस का क्वेश्चन आएगा और इसको लिखेंगे हम मेंस के क्वेश्चन में। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग दैट मेंस का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। मेक सेंस? तो चलो अभी लास्ट का टॉपिक है, दैट इज दी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाएंगे, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स पे ध्यान आया है हमारी फॉरेन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का। और ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? तो अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के साथ साथ ही हमारे पास ब्रिटेन वुड्स जो है इंस्टीट्यूशंस बने थे। और ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कैसे बने थे? 44 कंट्रीज साथ में आई थी। 44 कंट्रीज साथ में आई थी, तो उन्होंने क्या बोला था? दैट वी विल सेट अप न्यू रूल्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे बना था हमारा क्या? वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, किस लिए बना था ये? फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, while the World Bank Group is the oldest and the largest multilateral development bank, around 15 to 16 are there more prominent multilateral development banks and regional level development banks which are currently operating in the world। ठीक है, चाहे वो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक ले लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक ले लो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अभी खुल चुके हैं, जो अभी करंटली काम कर रहे हैं रीजनल लेवल पे, मल्टीलेटरल लेवल पे, फॉर दी रिकंस्ट्रक्शन, फॉर द डेवलपमेंट एक्चुअली, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर लो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज एमडीबीज? ये एमडीबीज क्यों चाहिए हमें? क्योंकि सबसे पहली चीज, ये क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और ये जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इससे क्या होता है? दे हैव देयर स्कोप of geopolitical changes and
इकोनॉमिक क्राइसिस मैनेजमेंट जो है ये कर पाते हैं, ठीक है। प्लस दे हैव की रोल्स इन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड फॉस्टरिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अब इनका चैलेंज लाइक अब अगर हमें ये इतने ही जरूरत है ये बैंक्स, ठीक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स अगर इतने ही ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप देखो तो रीसेंट टाइम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज पर्टिकुलरली सच डोमेन जहां पे अगर चलता है कुछ तो नेशनल इंटरेस्ट चलता है। And at this point, when we talk about national interest, तो why will a country contribute for the development of another country? है ना, दैट शुड बी द स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए उस कंट्री में, सो दैट इट गिव्स इट्स रिसोर्सेज अवे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फॉर अनदर कंट्री, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सो एट दैट पॉइंट वी शुड बी हैविंग दैट बेसिक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्पिरिट जिससे ये चीजें काम करें। तो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं तो दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू देयर बायस्ड नेचर, है ना, कि बस वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे ग्रांट्स जा रही है जहां पे किसी कंट्री का, जिस कंट्री का इस बैंक में, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिस कंट्री का वहां पे सबसे ज्यादा शेयर है, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वो जो बैंक है वो फाइनेंस भी उसी कंट्री को सबसे ज्यादा देगा, या उस कंट्री की नीड्स को, या उस कंट्री का इंटरेस्ट जहां पे होगा। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, अगर यूएस का इंटरेस्ट है नाइजीरिया की, नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका की माइनिंग इंडस्ट्री में, है ना, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, है ना, जो वहां पे ग्रांट्स है वो ज्यादा यहाँ जाएंगी, क्योंकि यूएस इज कंट्रीब्यूटेड टू वर्ल्ड बैंक मोर देन व्हाट, लाइक यूएस इज कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड बैंक, है ना। और वैसे ही अगर आईएमएफ में बेल आउट पैकेज देना है और यूएस का इंटरेस्ट अभी लाई कर रहा है पाकिस्तान में, है ना, लास्ट ईयर नहीं कर रहा था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान को ग्रांट्स नहीं मिल रहे थे। बट दिस टाइम यूएस एंड पाकिस्तान माइट हैव हैड सम कंसेंसस ऑन सम टॉपिक्स और ऑन सम इश्यूज, ठीक है, और पाकिस्तान हैज ब्रॉट सम रिफॉर्म्स आल्सो, पाकिस्तान हैज एग्रीड टू सम व्हाट, टू सम लॉज ऑफ, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी कॉमकासा ज्वाइन कर लिया, ठीक है, नॉट कॉमकासा, इट इज नॉट कॉमकासा, कॉमकासा इज फॉर सैंक्शंस ऑफ यूएसए, ठीक है। देयर इज वन मोर एक्ट अबाउट द कम्युनिकेशंस, वो आप देख लेना, अब 2 हफ्ते पहले का न्यूज़ है एक, दैट पाकिस्तान हैज एग्रीड टू साइन दैट, और वो साइन हो भी गया विद यूएसए, ठीक है, एग्रीमेंट, वन ऑफ द थ्री, बेका, लेमोवा, और तीसरा एक और एग्रीमेंट है इसका, ठीक है, वो एग्रीमेंट भी साइन कर, वो एग्रीमेंट साइन कर दिया है पाकिस्तान, हाउएवर दीज थ्री, दीज टू आर पेंडिंग येट, ठीक है। तो द थिंग इज कि तब जाके या उससे पहले ही आईएमएफ का ग्रांट आ गया था, आईएमएफ का ग्रांट आ गया तो पाकिस्तान ने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट प्लेज। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर ये इतना ही ज्यादा बायस्ड है ये चीजें, तो अगर ये बायस्ड है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो हमें रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स पे काम करना चाहिए, प्लस हमें इन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बैंक्स है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मल्टीलेटरल बैंक्स है, उनके रिफॉर्म्स के लिए काम करना चाहिए। मेकिंग सेंस? तो इनके रिफॉर्म्स के लिए काम करना चाहिए बिकॉज ऑफ द कंटेम्परेरी रियलिटीज, and to ensure that the wider debate on the value, content, and scope of multilateralism is there. So this multilateralism means engaging with multiple stakeholders or multiple nations in fulfilling the national interests and
डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल विलेज। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए वी आर एंगेजिंग इन मल्टीलेटरलिज्म, वी आर जस्ट बैलेंसिंग और पावर बैलेंसिंग। ठीक है, वी आर ensuring दैट फुलफिलमेंट और डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ fulfilling the national interests। ठीक है, तो दैट्स अबाउट मल्टीलेटरलिज्म। तो दिस इज द कोर बिहाइंड द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स? बिकॉज जस्ट टू इंक्रीज देयर मैंडेट एंड विजन। बिकॉज ऑलरेडी हमें इनको रिफॉर्म क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो हमारे पास नए नए चैलेंजेस है अभी, लाइक क्लाइमेट फंडिंग। ठीक है, स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड नेशंस। ठीक है, जिसकी वजह से अभी सी लेवल राइज की वजह से ये जो नेशंस है यहाँ पे दिक्कत हो रही है। प्लस देर इज रेफ्यूजी क्राइसिस, प्लस देर इज वॉर गोइंग अराउंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें इनको रिफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्राइवेट कैपिटल पब्लिक कैपिटल का बहुत ज़्यादा फंडिंग का इशू होने वाला है आगे चल के। तो यही चीज़ है जो हमें रेस्क्यू करेगी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, then what is the way ahead, how to do this? So under India's G20 presidency, the expert group under India's G20 presidency has submitted two reports। ठीक है, G20 में India has submitted two reports। One is the issue of the vision, financial capacity and modalities of funding of multilateral development banks। ठीक है, and second report talks about harnessing private capital, risk mitigation and hybrid innovative financing। ठीक है, plus the enhancing of capacities of multilateral institutions, creating incentive structures so that the operating model of these MDBs make more out of the less contributions by the member countries। So there is a need of deeper integration also with multiple stakeholders, and this is the crucial element of multilateral development banks। ठीक है, तो that was all for today। All the best to all of you for the day ahead। Hope you like this video and hope this video helps you a lot। ठीक है, कोई भी आपको इशू हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आपको पढ़ाई करने में कोई समस्या आ रही हो, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आर टीम एट परफेक्शन आईएएस हेल्प डेस्क। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लेंट नंबर है, ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 9031036712। यू कैन डायरेक्टली कॉल फॉर यूपीएससी बीपीएससी मेंटोरशिप एंड यूपीएससी बीपीएससी स्ट्रैटेजी। यू कैन रीच आउट टू अस एट दिल्ली करोल बाग मेट्रो स्टेशन। ठीक है, वहां पे हमारा ऑफिस है, गेट नंबर 8 के पास। आप आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम एट परफेक्शन आईएएस। जय हिंद, जय भारत,